वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आपके बीए सेकंड ईयर का सिलेबस है अलग अलग यूनिवर्सिटी में, तो सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो समष्टि अर्थशास्त्र उसकी प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो आधुनिक अर्थशास्त्र है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स जिसको कहा जाता है, उसका जन्म हुआ था एडम स्मिथ की एक बुक पब्लिश हुई थी 1776 में, द वेल्थ ऑफ नेशन। और उसके बाद में अगर हम देखें विश्व में जो मंदी की स्थिति आई थी 1930 के दशक में, ठीक है, तो 1930 का जो दशक था उससे पहले अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था में जो अर्थशास्त्री थे उनके विचारों को कहा जाता है क्लासिकल अप्रोच, ठीक है, प्रतिष्ठित विचारधारा कहा जाता है। और उनका क्या मानना था कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाता है और संतुलन पाया जाता है जिसमें मांग और पूर्ति बराबर होती है। कहने का मतलब जो प्रतिष्ठित विचारधारा थी वो एक तरह से व्यष्टि विश्लेषण के ऊपर आधारित थी, लेकिन व्यष्टि विश्लेषण की बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी सीमाएं हैं। इसके आधार पर हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन नहीं कर सकते। मतलब जो राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं होती हैं उनका समाधान व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं, राष्ट्रीय स्तर के चर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, पूर्ण रोजगार, आर्थिक नियोजन हो गया, प्लानिंग, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, एक्सचेंज विनिमय हो गया, बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस। ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है जिनका संबंध किससे होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है। राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं हम कह सकते हैं, और इनका विश्लेषण करने के लिए, इनकी स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो उपयुक्त नहीं होता है। उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र का। ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो थी, प्रतिष्ठित विचारधारा थी, वो 1930 से पहले थी, क्योंकि 1930 के दशक में क्या हुआ था, 1929 से लेकर 33 की जो अवधि थी उसमें ग्रेट डिप्रेशन आया था, विश्वव्यापी मंदी आई थी। और इस स्थिति में क्या हुआ था, तो बेरोजगारी की जो दर थी वो बढ़ गई। एक जनरल जो दर होती है वो 3% होती है, और अमेरिका की अगर हम बात करें तो विश्वव्यापी मंदी का सबसे ज्यादा प्रभाव यूएसए, अमेरिका, जो यूरोपीय देश हैं, लैटिन अमेरिका के देश हैं, वहां पे इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा था। बेरोजगारी की दर 3% से बढ़कर लगभग 25% हो गई थी। जो राष्ट्रीय आय है, जीडीपी है, कुल उत्पादन है, उसमें एक तरह से कमी आई थी। बेरोजगारी की जो समस्या थी, अनएम्प्लॉयमेंट, वो एक तरह से क्या हो गया था, बढ़ गया था। तो ये सारी जो समस्याएं थी इनका समाधान क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे वो नहीं कर पाए थे। और फिर क्या हुआ था, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रोफेसर जे एम किन्स, ठीक है, इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी 1936 में। बुक का क्या नाम था, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस पुस्तक में उन्होंने ये जो राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं थी, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या होगी, बेरोजगारी की समस्या, ठीक है, मंदी की जो स्थिति थी, डिप्रेशन, उस समस्या को, ठीक है, इस तरह की जो तमाम समस्याएं थी राष्ट्रीय स्तर की, इन समस्याओं को, इन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जा सकता है उसके बारे में उन्होंने अपने विचार दिए थे इस पुस्तक में। इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र का जो जन्म है प्रोफेसर जे एम किन्स की ये जो पुस्तक प्रकाशित हुई है उसके बाद से माना जाता है। उससे पहले समष्टि अर्थशास्त्र का कोई नामो निशान नहीं था। उस समय केवल व्यष्टि विश्लेषण ही आधारित था, जिसमें डिमांड और सप्लाई क्या होती थी, अर्थव्यवस्था में बराबर होती थी। ऐसा क्लासिकल इकोनॉमिक्स प्राचीन अर्थशास्त्री मानते थे। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र का जन्मदाता है, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो किसको कहा जाता है, प्रोफेसर किन्स को कहा जाता है। और ये जो मैक्रो वर्ड है, समष्टि शब्द है, इसका सबसे पहले जो प्रयोग है वो हुआ था 1933 में। किसके द्वारा किया गया था, रेगनर फ्रिश। फिर दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है
कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, समष्टि अर्थशास्त्र है, उसको और किस नाम से जाना जाता है? इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीगेट्स, समग्र का अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, या थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आय एवं रोजगार का सिद्धांत भी हम कह सकते हैं, या फिर थ्योरी ऑफ इनकम, आय का सिद्धांत। ये सारे एक तरह से मैक्रो इकोनॉमिक समष्टि अर्थशास्त्र के नाम हैं। अब देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है? ये अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है जिसमें हम क्या करते हैं? बड़े समूहों का अध्ययन करते हैं। बड़े समूह जो लार्ज एग्रीगेट्स हैं उसकी स्टडी की जाती है। ठीक है, बड़े समूह का मतलब क्या हो गया? ऐसे चर, ऐसे समूह जिनका संबंध किससे होता है? हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है, पूरी इकोनॉमी से जिनका संबंध होता है, ऐसे वेरिएबल्स, ऐसे चरों का अध्ययन किया जाता है। जैसे रोजगार की जो मात्रा है उसका संबंध हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है। कुल बचत कितनी है अर्थव्यवस्था में, कुल निवेश की मात्रा कितनी है, हमारे देश की राष्ट्रीय आय कितनी है, ये सारे जो समूह हैं इनका संबंध किससे है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित जो चर होते हैं, एम्प्लॉयमेंट हो गया, सेविंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, नेशनल इनकम हो गया, जनरल प्राइस लेवल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, समग्र मांग, समग्र पूर्ति, ब्याज की दर, ये सारे जो चर होते हैं उनका संबंध किससे है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसे चरों का अध्ययन करते हैं जिनका संबंध किससे होता है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है। इनके बीच में क्या पारस्परिक संबंध है, इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप होती हैं इन चरों के बीच में। जैसे कीमत स्तर अगर बढ़ेगा तो कीमत स्तर बढ़ने से क्या होगा? कुल मांग जो है वो कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, राष्ट्रीय आय हो गया हमारा, कुल बचत हो गया, कुल उपभोग हो गया, कुल निवेश है, कुल रोजगार है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, टोटल सप्लाई कितनी है, एग्रीगेट। ठीक है, तो ये सारे जो वेरिएबल्स हैं इन सभी का संबंध किससे है? हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है। तो इन चरों के बीच में पारस्परिक संबंध क्या है, एक में परिवर्तन होने से दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी का जो अध्ययन है वो हम किस में करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र में जिन भी वेरिएबल्स, चरों का अध्ययन किया जाता है उनका संबंध किससे होता है? हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है। अर्थव्यवस्था के किसी सूक्ष्म भाग का, एक छोटे भाग का अध्ययन किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, व्यष्टि में, लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था से जो भी समस्याएं संबंधित हैं उनका अध्ययन किसमें किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। तो समष्टि अर्थशास्त्र का जो जन्म है वो 1936 के बाद में हुआ, प्रोफेसर कीन्स की जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी उसके बाद में। अब देखिए, इसका अगर हम स्कोप देखें, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र का अगर हम क्षेत्र देखें तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं? जो भी आर्थिक समस्याएं जिनका संबंध किससे है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें, आय एवं रोजगार का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, इसकी स्टडी हम किस में करेंगे? मैक्रो में। ठीक है, आय एवं रोजगार का जो सिद्धांत है इसमें हम पढ़ेंगे उपभोग फलन क्या होता है, कंजप्शन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, निवेश फलन, मल्टीप्लायर गुणक, एक्सीलेटर की थ्योरी जो होती है, त्वरक सिद्धांत, ये सारे एक तरह से क्या है? आय एवं रोजगार सिद्धांत से संबंधित है, जिसकी स्टडी हम किस में करते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र में। इसी तरीके से जो सामान्य कीमत स्तर होता है, जनरल प्राइस लेवल, ठीक है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कीमतों में अगर वृद्धि होती है, महंगाई जिसको आप कहते हो इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति हो गया, या डिफ्लेशन हो गया, रिसेशन हो गया, अविस्फीति, संकुचन और संस्फीति, स्टैगफ्लेशन जिसको हम कहते हैं। तो इन सभी स्थितियों में क्या होता है? जो अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं का औसत कीमत स्तर होता है, जनरल प्राइस लेवल जिसको कहा जाता है, सामान्य कीमत स्तर। तो सामान्य कीमत स्तर में जो उतार चढ़ाव आते हैं, तेजी और मंदी की स्थिति आती है, उसका अध्ययन भी किसके अंतर्गत किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, फर्स्ट आपके दोनों पॉइंट हो गए हैं। फिर उसके बाद में आर्थिक विकास का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट हम कह सकते हैं, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
कोई देश किस प्रकार से आर्थिक विकास होता है, उस आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए विभिन्न देशों के द्वारा जो प्लानिंग की जाती है, नियोजन किया जाता है। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो पहले पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी, 5 ईयर प्लान बनाए जाते थे। तो प्लानिंग के जो सिद्धांत हैं, ठीक है, नियोजन के जो सिद्धांत थे, आर्थिक विकास की क्या प्रक्रिया रहेगी, आर्थिक विकास को कैसे तेज किया जा सकता है, इन सभी का जो अध्ययन है किसमें किया जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। फिर किसी अर्थव्यवस्था में, व्यापार में जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अर्थव्यवस्था में जो फ्लक्चुएशन होते, इकोनॉमी में उतार चढ़ाव, तेजी और मंदी की स्थिति आ गई है, उसको कैसे नियंत्रित किया जाएगा। सरकार के द्वारा मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को अपनाया जाता है। मौद्रिक और राजकोषीय नीतियां जो होती हैं वो भी किससे संबंधित हैं, समष्टि अर्थशास्त्र से। तो व्यापार चक्र के जो सिद्धांत होते हैं, ठीक है, व्यापार चक्र जिसमें अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति आती है, मंदी की स्थिति आती है, ठीक है, ये आपका कभी तेजी की स्थिति आ गई, मंदी की स्थिति आ गई है। तो ये जो चक्र है अर्थव्यवस्था में चलता रहता है, इसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि व्यापार चक्र के जो सिद्धांत है इनका संबंध किससे है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है, पूरी इकोनॉमी से है। इसलिए इसकी स्टडी हम किसमें करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और विनिमय के जो सिद्धांत हैं, दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्यों किया जाता है, लाभ कमाने के लिए किया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जो अलग अलग सिद्धांत हैं, एडम स्मिथ के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है, रिकार्डो के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है, हेबरलर के द्वारा दिया गया है, हेक्सर ओलिन है, अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जो सिद्धांत दिए गए हैं, दो या दो से अधिक देशों के बीच में व्यापार क्यों होता है, तो इन सिद्धांतों का जो अध्ययन है वो भी किसका भाग है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, समष्टि अर्थशास्त्र का। इसी तरीके से किसी देश में विनिमय के जो सिद्धांत है, विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है कि भारत का $1 जो है वो कितने रुपए के बराबर है। तो ये जो विनिमय दर होती हैं, ठीक है, विनिमय को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इनसे संबंधित जो सिद्धांत है वो भी आपके किस में आएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के भाग, समष्टि अर्थशास्त्र के भाग होते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम देखें मुद्रा और बैंकिंग के बारे में, मनी एंड बैंकिंग की अगर हम बात करें तो ये भी एक तरह से मैक्रो इकोनॉमिक में आएगा, समष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। किसी देश का जो केंद्रीय बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है, किस तरीके से वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है, मनी की सप्लाई को कम करता है, ज्यादा करता है, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाता है, कम करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मौद्रिक नीति कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। फिर उसके बाद में उस अर्थव्यवस्था में वो साख को कैसे कंट्रोल करता है, क्रेडिट कंट्रोल करने का जो काम है, साख व्यवस्था होती है, ठीक है, मौद्रिक व्यवस्था, मॉनेटरी सिस्टम क्या होगा, नए नोटों का निर्गमन करना है, बैंकिंग से संबंधित जो भी सिद्धांत हैं। तो मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित जो भी सिद्धांत है उनका अध्ययन भी किसमें किया जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र होगा, स्कोप होगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, राजस्व का सिद्धांत, ठीक है। राजस्व के सिद्धांत के अंतर्गत एक सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था में टैक्सेशन पॉलिसी का यूज किया जाता है, करारोपण की नीति का यूज किया जाता है। करों से सरकार को रेवेन्यू होती है, आय प्राप्त होती है, उस आय को वो एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है, सार्वजनिक व्यय जो किया जाता है। फिर उसके बाद में अधिकतम सामाजिक लाभ किस प्रकार से हो सकता है, और फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, टैक्सेशन आ जाता है, सरकार क्या करती है, करारोपण लगाती है, टैक्स लगाती है, फिर उसको लोगों के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए वो खर्च करती है, एक्सपेंडिचर होता है। फिर सरकार का खर्चा अगर ज्यादा तो उसको पूरा करने के लिए वो डेप्ट, ऋणों का सहारा लेती हैं, या फिर नए नोट इश्यू किए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, हीनार्थ प्रबंधन। तो ये सारी जो नीतियां हैं, ये सारे जो सिद्धांत है वो किस में आते हैं, पब्लिक फाइनेंस में, ठीक है। राजस्व के जो सिद्धांत होते हैं, अधिकतम सामाजिक लाभ का जो सिद्धांत है, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर का जो सिद्धांत है, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत, ठीक है। ये भी मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट होता है। और फिर अंतिम जो इसका स्कोप है, क्षेत्र है, वो क्या है, वितरण का समग्र सिद्धांत, एग्रीगेट थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो किसी देश की राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत विभिन्न साधनों का जो योगदान है, रेंट कितना होगा,
ठीक है, संपूर्ण जो हमारे देश की राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय में से रेंट कितना दिया गया है, रेंट का कंट्रीब्यूशन योगदान कितना है, वेजेस का कितना है, इंटरेस्ट का कितना है, प्रॉफिट का कितना है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, साधन हैं, उनको राष्ट्रीय आय का जो हिस्सा वितरित किया जाता है, उससे संबंधित जो सिद्धांत हैं, ठीक है, एग्रीगेट की हम बात कर रहे हैं, जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ में संबंधित हैं, इन सभी का जो अध्ययन है वो भी किसमें किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, तो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका क्या आ गया, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आ गया, जनरल प्राइस लेवल आ गया, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सचेंज, एक्सचेंज कंट्रोल भी आ जाता है, मनी एंड बैंकिंग, थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस और एग्रीगेट थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इन सभी का संबंध किससे है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से है। फिर उसके बाद में अगर हम अर्थशास्त्र की शाखाओं की अगर हम बात करें, ब्रांचेज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ब्रांचेज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपकी फर्स्ट कौन सी है, समष्टि आर्थिक स्थितिकी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टैटिक। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि किसी समय बिंदु पर, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का इक्विलिब्रियम कहां पे है, संतुलन की स्थिति कहां पे है। ठीक है, संतुलन का मतलब क्या हो गया, जहां पे समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होती हैं। समग्र पूर्ति का वक्र आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से होता है, एक सीधी रेखा जो हमारा इस मूल बिंदु से प्रारंभ होगी, इसको हमने लिख दिया y, और जो समग्र मांग वक्र है वो होगा हमारा इस y अक्ष से प्रारंभ होगा, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा कंजप्शन ले लिया हमने, और इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट निवेश को भी जोड़ दें तो ये हमारा समग्र मांग वक्र हो गया, इसको आपने लिख दिया C+I। अब समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर कहां पे है, इस जगह। तो ये जो ई बिंदु है, यहां पे क्या होगा, अर्थव्यवस्था का संतुलन होगा, इकोनॉमी का जो इक्विलिब्रियम है वो कहां पे होगा, इस ई पॉइंट पे होगा। और ई पॉइंट पर अगर हम देखें, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय कितनी है, ओ से लेकर वाई। तो जो समष्टि आर्थिक स्थिति की है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टैटिक में हम क्या पढ़ते हैं कि जो अर्थव्यवस्था का अंतिम संतुलन है, फाइनल जो इक्विलिब्रियम है वो कहां पे है, इस ई पॉइंट पे है। तो ये जो ई पॉइंट है, इक्विलिब्रियम, राष्ट्रीय आय कितनी है, ओ से लेकर वाई तक है। तो ये स्टडी हम किसमें करेंगे, अध्ययन किसमें करेंगे, समष्टि आर्थिक स्थिति के अंतर्गत। किसी देश में राष्ट्रीय आय का जो निर्धारण है वो कहां पे होता है, बस संतुलन का अध्ययन करना है। अब ये राष्ट्रीय आय का निर्धारण, नेशनल इनकम कैसे डिटरमिन हुई है, निर्धारित कैसे हुई है, उसका अध्ययन हम नहीं करेंगे। बस अर्थव्यवस्था का संतुलन कहां पे है, इस ई बिंदु पे है। ये किसका भाग है, समष्टि आर्थिक स्थिति का। फिर दूसरा जो इसमें हम पढ़ेंगे ब्रांचेस में, वो आपका है समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थिति की। ठीक है, कंपेरेटिव, कंपेरेटिव का मतलब क्या हो गया, जो चरों में अगर परिवर्तन होता है, उपभोग बढ़ गया या निवेश बढ़ जाए, तो निवेश के बढ़ने से, ठीक है, किसी भी चर या वेरिएबल में अगर चेंजेस आता है, परिवर्तन होता है, तो दो संतुलन की जो स्थितियां होगी, अलग अलग जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं। तो जैसे इस डायग्राम में अगर हम देखें तो देखिए, ये हमारा समग्र मांग वक्र है, ये हमारा समग्र पूर्ति वक्र है, और ई बिंदु पर संतुलन है, जहां पे राष्ट्रीय आय कितनी है, ओ से लेकर वाई है, और ई बिंदु हमारा क्या है, संतुलन है। तो ये संतुलन की एक कंडीशन हो गई है, स्थिति हो गई है। ठीक है, इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन है। फिर क्या हुआ, निवेश बढ़ा, माना कि निवेश कितना बढ़ा, डेल्टा आई के बराबर। तो निवेश के बढ़ने से हमारा जो समग्र मांग वक्र है, एग्रीगेट डिमांड कर्व, वो ऊपर खिसक गया है, और जो समग्र पूर्ति वक्र है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, वो तो पहले वाला ही है। अब संतुलन कहां पे आ गया, इस E1 बिंदु पे आ गया है। तो पहले संतुलन कहां पे था, इस ई बिंदु पे था, और निवेश के बढ़ने से, देखिए निवेश पहले बढ़ा है, ये लिख दिया हमने, निवेश इतना बड़ा है, डेल्टा आई। तो निवेश के बढ़ने से हमारा जो वक्र है वो ऊपर शिफ्ट हो गया है, और नया जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहां पे आ गया है, E1 पर। तो पहले संतुलन इस ई बिंदु पे था, और अब आ गया है इस E1 पे। पहले राष्ट्रीय आय थी ओ से लेकर वाई, और अब निवेश के बढ़ने से राष्ट्रीय आय कितनी हो गई है, पहले थी ओ वाई, और निवेश के बढ़ने से अब राष्ट्रीय आय कितनी होगी, नेशनल इनकम OY1, यहां तक इतनी हो गई है। तो ये जो दो संतुलन की स्थितियां हैं, इसका कंपैरिजन, तुलना हम किस में करते हैं, समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थिति के अंतर्गत।
और तीसरी जो ब्रांच है वो कौन सी है, समष्टि आर्थिक प्रायोगिक डायनेमिक एनालिसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो पहले की जो दो स्थितियां थी उसमें हम संतुलन की स्थितियों को अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन संतुलन कैसे स्थापित हुआ है, उसकी क्या प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसके बारे में हमने अध्ययन नहीं किया है। तो इसमें हम क्या अध्ययन करेंगे, समष्टि आर्थिक प्रायोगिक में, मैक्रो इकोनॉमिक डायनेमिक एनालिसिस में, कि जो संतुलन है इस ई बिंदु से, ठीक है, इस ई बिंदु से कहां पे स्थापित हो गया है, E1 पर। तो ई से E1 पर जो स्थापित हुआ है उसकी क्या प्रक्रिया रही है, क्या प्रोसेस है, ठीक है, उसका जो अध्ययन है वो हम किसके अंतर्गत करते हैं, समष्टि आर्थिक प्रायोगिक विश्लेषण, मैक्रो इकोनॉमिक डायनेमिक एनालिसिस। ठीक है, तब जो हमारा समग्र मांग वक्र है ये है पहले, और ये हमारा समग्र पूर्ति वक्र है। ई बिंदु पर संतुलन है जहां पे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय कितनी है, ओ से लेकर वाई तक है। अब अर्थव्यवस्था में माना कि निवेश बढ़ा है, ठीक है, निवेश कितना बढ़ा है, डेल्टा आई के बराबर। तो निवेश के बढ़ने से जो एग्रीगेट डिमांड है, समग्र मांग वक्र है, वो ऊपर खिसक गया है। ठीक है, अब हमारा नया वक्र क्या बन गया, सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। और अर्थव्यवस्था का नया संतुलन कहां पे आ जाएगा, इस E1 पे आ जाएगा, क्योंकि समग्र पूर्ति वक्र हमारा ये जा रहा है इस ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है उसको। तो राष्ट्रीय आय का जो नया स्तर है नेशनल इनकम का, वो कहां पे हो जाएगा, इस Y1 पर। तो राष्ट्रीय आय जो है पहले कितनी थी, OY थी, और अब कितनी हो गई, OY1। तो OY से OY1 किस तरीके से हुई है, उसकी क्या प्रक्रिया रही है, ठीक है, उसका अध्ययन जो है वो हम किस में करते हैं, प्रायोगिक विश्लेषण में, डायनेमिक एनालिसिस में। कि हम मान लेते हैं कि राष्ट्रीय आय पहले यहाँ पे कितनी थी, 100 करोड़ थी, और यहाँ पे कितनी हो गई है, 100 से 200 करोड़। 100 से 200 करोड़ पहुंचने की क्या प्रोसेस रही है, निवेश के बढ़ने से। माना कि अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ का अगर निवेश बढ़ा है, तो 100 करोड़ के निवेश से हो सकता है कि राष्ट्रीय आय बढ़ के 100 करोड़ हो गई हो पहले, फिर 110 करोड़ हो गई होगी, फिर 120 हुई होगी, 150, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, 150, 180। कहने का मतलब क्या है, 100 करोड़ से एकदम राष्ट्रीय आय बढ़कर 200 नहीं हुई है, धीरे धीरे बढ़ी होगी। 100 से 105 हुई होगी, 101 हुई होगी, 105 हुई होगी, 110 हुई होगी, एक समय के बाद में बढ़ के कितनी हो गई, 200 करोड़ हो गई है। तो ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ठीक है, कि हमारा जो संतुलन है इस ई बिंदु से इस E1 बिंदु पर कैसे पहुंचा है, उसकी क्या प्रोसेस रही है, उसका जो अध्ययन है वो हम करते हैं प्रायोगिक विश्लेषण में, डायनेमिक एनालिसिस में। तो जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कोप एंड नेचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र का प्रकृति एवं क्षेत्र, तो ये आज हमने जो पढ़ा है वो आपको आंसर लिखना होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसका आगे का जो टॉपिक है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, उसकी क्या लिमिटेशंस है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।